कौन सुरक्षा कर रहा है हमारी? बताओ, एक इंसान की सुरक्षा में इतने सारे लोग, हम लोगों की इतने सारे लोगों की सुरक्षा में कितने लोग थे बताओ? वो भी यही सुरक्षा चाहिए, यही बैठेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भविष्यचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया है। लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहां पर सभी प्रधानाचार्यों को अपने हाथ से मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया और इस मौके पर उन्होंने प्रधानाचार्यों को कुछ टास्क दिए हैं, कुछ बताया है। वो मैं आगे चर्चा करूंगा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्यों के लिए किस तरह का टास्क दिया है और नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई तरह की राजनीति भी हो रही है और ये राजनीति मुख्यमंत्री भी करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रमों से ज़रूर ये चर्चा करते हैं कि 6 साल पहले किस तरह की स्थिति थी। जब वो पिछली सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं तो ज़रूर इस बात का उल्लेख करते हैं कि पिछली सरकारों में क्या होता रहा है, और वो सिर्फ शिक्षा क्षेत्र की बात नहीं होती है, वो दूसरे क्षेत्रों का भी उसमें उल्लेख करते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकारों में सुरक्षा में सेंध लगती थी, पिछली सरकारों में नकल की बात भी लगातार वो करते हैं कि नकल परीक्षाओं में नकल होती थी और हमने नकल विहीन परीक्षा को प्रमोट किया है। तो तरह तरह से राजनीति करने की कोशिश होती है। और लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति केवल एक तरफ से नहीं हो रही है, एक पक्ष से नहीं हो रही है, बल्कि अखिलेश यादव ने भी कल जब 59,000 शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन हुआ था और बहुत ही आक्रामक प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि ये समस्या लगातार बनी हुई है। 69,000 शिक्षकों को लेकर जो बहाली शुरू हुई थी 2021 में, वो बहाली अपने आप में कई तरह के विवादों से घिरी हुई है। आपको मालूम है कि उसमें आरक्षण का घोटाला भी हुआ था, आपको मालूम है कि उसमें 1 नंबर का एक मामला जो है कोर्ट तक चला गया है और उस बारे में भी कई तरह के उसमें विवाद हैं और उन विवादों पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, उसका समाधान निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। और कल जब शिक्षकों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था शिक्षा मंत्री के घर पर, बेसिक शिक्षा मंत्री के घर पर, तो एक वीडियो जो सामने आया है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और देखिए कि किस तरह से उस शिक्षक भर्ती के लिए जो आंदोलन हो रहा है, जो शिक्षक भर्ती के लिए जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, उसमें लोग किस तरह की बातें कह रहे हैं। पढ़े लिखे की उसका सम्मान होगा। आज पढ़ लिख के जब बैग टांग के निकलते हैं तो लोग कहते हैं देखो पढ़ी लिखी कहाँ चल रही है, पता ही नहीं किसी को। कहाँ जाए बताओ, किसके सामने दर्द अपना रोए? माँ बाप ने पढ़ाया, बेटी को सम्मान मिलेगा, हमारी बेटी हमारी रोडों पे भटक रही है, किसे बताए अपना दर्द? कौन सुरक्षा कर रहा है हमारी? बताओ, एक इंसान की सुरक्षा में इतने सारे लोग, हम लोगों की इतने सारे लोगों की सुरक्षा में कितने लोग थे बताओ? वो भी यही सुरक्षा चाहिए, यही बैठेंगे। तो जाहिर है ये सवाल बहुत ही वाजिब है कि एक तरफ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ वो महिलाएं इस तरह के संघर्ष करना पड़ रहा है उनको। और इस पर कल अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने देखिए जो कहा था कि भाजपा सरकार दिन पर दिन अपना विश्वास खोती जा रही है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर का घेराव करके अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। भाजपा युवाओं के वर्तमान और भविष्य दोनों से खेल रही है। सपा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शीघ्र समाधान कर तत्काल नियुक्ति की मांग करती है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं और शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा का मामला हो या माध्यमिक शिक्षा का मामला हो, हर तरफ असंतोष है और सरकार उस असंतोष को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने आज जो कहा कि शिक्षकों की बहाली में जिस तरह से पारदर्शिता के बाद ये जो नियुक्ति पत्र उनको दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है और वो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह 15 दिनों के अंदर परीक्षा करा के रिजल्ट निकालना अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि है। और शायद वो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और
वो इसमें दावा करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षा क्षेत्र में अभी बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों की ओर सरकार की नज़र नहीं है। उन कमियों को खत्म करने की सरकार की कोई मंशा नज़र नहीं आती है। बहरहाल आज उन्होंने जब प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पत्र बांटा है तो उन्होंने प्रधानाचार्यों से ये उम्मीद की है कि वो मुस्तैदी के साथ काम करेंगे और न केवल काम करेंगे बल्कि समय से ज़्यादा काम करेंगे। उन्होंने एक हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि कई स्तरों पर स्कूलों में काम करने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर स्कूल में कोई कार्यक्रम बनाया जाए, जो 12वीं कक्षा के लड़के जो निकलने वाले होते हैं स्कूल से, स्कूल कॉलेज से, इंटर कॉलेज से, उनके लिए अलग से स्किल डेवलपमेंट के क्लास चलाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र IIT, नीट और JEE के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो समर्थ नहीं है, उनके लिए अगर ये प्रधानाचार्य स्कूल में ही 1 घंटे अतिरिक्त पढ़ाने की व्यवस्था कर सके तो ये अभ्युदय कोचिंग का एक विकल्प साबित हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने 1 घंटे ज़्यादा पढ़ाई करने पर जोर दिया है, जबकि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि काम के घंटे कम होने चाहिए, यानी कि पढ़ाई के घंटे कम होने चाहिए और हर रोज़ 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई ही होनी चाहिए। इसके अलावा उनको गैर शैक्षणिक कार्य में एंगेज करना चाहिए और 1 हफ्ते में अधिकतम 29 घंटे की पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के मुताबिक ही नई शिक्षा नीति के तहत जनरल सब्जेक्ट के क्लास के लिए 45 मिनट से कम करके 35 मिनट का समय तय किया गया है, जबकि स्पेशल सब्जेक्ट के लिए 50 मिनट का समय तय किया गया है। और ये सभी जो निर्देश हैं ये सभी स्कूलों में लागू होते हैं, यानी कि बेसिक के छात्र भी इसी निर्देश के तहत काम करेंगे, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए भी यही मानक रहेगा। तो एक तरफ 5 से 5.5 घंटे पढ़ाई का एक निर्देश है, सरकार की ओर से ही निर्देश है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने आज प्रधानाचार्यों को कहा कि उनको 1 घंटे अधिक समय देना चाहिए अपने छात्रों के लिए, जो नीट, जो IIT और जो JEE परीक्षा के लिए प्रत्याशी हैं, जो उसके लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना चाहिए स्कूल को। तो अब सवाल उठता है कि प्रधानाचार्य जो काम करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी नियुक्ति पाई है, वो किस तरह के फरमान का पालन करें। वो मुख्यमंत्री के सीधे कही हुई बात को लागू करें अपने यहाँ, या फिर जो उनको निर्देश मिला है लिखित रूप से, जो विभाग से आया है और जिस पर नई शिक्षा नीति का एक मुलम्मा चढ़ा हुआ है, उस पर एक नई शिक्षा नीति के तहत एक आचरण करने का एक हिदायत है। तो ये है फिलहाल स्कूलों की स्थिति और टीचर्स को हिदायत। और अभी मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने आज जब नियुक्ति पत्र बांटा तो उन्होंने और किस तरह की बातें कही है, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं, इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सकें, अवश्य किया जा सकता है और इस दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ने ही चाहिए। और यह प्रयास के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है, जो 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के रीढ़ होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, कुछ नवाचार हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके, देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सके, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने। अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा। और वह प्रयास
एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए, ऐसा नहीं कि ना हुआ हो, बहुत सारे लोग अपने अच्छे और सकारात्मक कदमों से, उनके द्वारा उठाए गए समय समय पर जो सकारात्मक पहल और कदम थे, उसने वहां पे बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं, और उन परिणामों से प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित हो रही है। आपके सामने एक, जो मैंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उन बच्चों की रुचि के अनुरूप ऐसा कौन से कार्यक्रम हम वहां लागू कर सकते हैं जो वह विद्यार्थी जब वहां से अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो समय अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यक्रम बन सकते हैं। 3 महीने के, 6 महीने के पाठ्यक्रम विभाग भी उसको बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम उसके साथ साथ उनका, अगर वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए चयन करना। इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक, उस जनपद, उस क्षेत्र की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, 3 महीने या 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, जो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ वो विद्यार्थी आगे बढ़ा सकता है। आप राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन रहे हैं। हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां के छात्र नीट और IIT JEE की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं, और कोचिंग के लिए जाकर के वे लोग वहां पे कोचिंग लेते हैं। कोचिंग लेकर के उनके द्वारा अनेक प्रकार से वहां पर कभी कभी कुछ छात्रों के सामने तो स्थिति हो जाती है कि ना वो कोचिंग ही पूरा कर पाते हैं, ना अपना पाठ्यक्रम ही पूरा कर पाते हैं। अगर आपके कॉलेज में, आज तो सरकार ने पहले से पहल की है, याद करिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने जब कोटा में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित वापस हम लोग लेकर के आए थे, तो उनकी सुविधा के लिए हमने अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आप भी अपने आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है, 1 घंटे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए जो शिक्षक होंगे, उनको कह करके कि भाई 1 घंटे का समय वह अतिरिक्त उन बच्चों के लिए दे दें। और पाठ्यक्रम से इतर नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर कौन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन सा करिकुलम का पार्ट ऐसा हो सकता है जो इस पाठ्यक्रम के लिए जो आने वाला इंट्रेंस एग्जाम होगा, IIT JEE का या नीट का, उसमें उन बच्चों की मददगार हो सकता है। अगर उसके लिए अलग से क्लास चले तो मुझे लगता है कि अभ्युदय कोचिंग में भी आप अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस कोचिंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, परिवार की आय अलाउ नहीं करती, लेकिन अभिभावक की एक लालसा होती है कि मेरा पुत्र भी अच्छा चिकित्सक बने, मेरा पुत्र भी इस परीक्षा को पास करते हुए अच्छा इंजीनियर बने। उसमें आप भी एक मदद उनको कर सकते हैं, और यह मदद उनको गाइड करते हुए अगर आप करेंगे तो उसका एक रास्ता बनेगा, उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई करते करते वे देश और दुनिया की जानकारी नहीं रख पाते। देश में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर इन सभी चीजों के बारे में भी अगर आप उनको बता दें, मुझे लगता है कि ये तो विद्यालय की रूटीन गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में
भारत की परंपरा के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के महापुरुषों के बारे में, भारत के नेतृत्व के बारे में, सरकारों की जो भी युवाओं के कल्याण से जुड़ी हुई, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं होंगी जो उन युवाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन संस्थान अक्सर मैं देखता हूं कि इनसे अपने को वैराग्य भाव रखते हुए इनसे दूरी बना के रखती है, और परिणाम क्या होता है कि इसके बाद जब छात्र अपना कोर्स पूरा करके निकलता है तो उसको इनकी सबकी जानकारी नहीं हो पाती है, वो भटकता है इस कार्यालय उस कार्यालय। इस प्रवृत्ति से हमें बचाना होगा। विद्यालय को रचनात्मक गतिविधियों का एक केंद्र बनाना पड़ेगा, एक सकारात्मकता का समावेश हो, अभिभावकों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार की गतिविधियों को अपने विद्यालय को केंद्र बनाते हैं तो आप भी एक प्रेरक हो सकते हैं। लोग आपको स्मरण करेंगे, आपके कार्यकाल को यादगार बनाएंगे, आपका कार्य आपके पूरे कार्यकाल को यादगार बना देगा, और उस यादगार कार्यकाल के लिए आप सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज हम जिस नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है, नकारात्मकता नहीं। उस सकारात्मकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी पहल कैसे व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कितने यानी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए ज्यादातर विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब थी। हमने उस समय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि भाई आप लोग सभी लोग मिलकर के एक विद्यालय को गोद लेकर के इनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी मदद करें। और आपने देखा होगा कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर ही ये परिणाम तब आए हैं जब लगभग 3 वर्ष तक कोरोना जैसी महामारी का सामना सबने किया, और सबके बावजूद 1,30,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे थे जिनमें बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, और जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि हां अब ये विद्यालय लगते हैं। अगर ये पहल हो सकती है, कोई कारण नहीं कि आप भी, आज तो सरकार पैसा भी दे रही है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि वह राजकीय इंटर कॉलेज हो या फिर वह अशासकीय सहायता प्राप्त कोई इंटर कॉलेज, सरकार वहां पे छात्र की संख्या और के अनुसार मदद देने को तैयार है, जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, जर्जर भवन न रहे। लेकिन याद रखना, सरकार एक बार मदद कर सकती है। अगर भवन के ऊपर पेड़ जम गए हैं तो इतनी तो एक पहल होनी ही चाहिए कि पेड़ की सफाई साल भर में एक बार हो जाए। विद्यालय भवन की सामान्य रंगाई पुताई की व्यवस्था हम करवा सकें, विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा रख सकें, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के साथ स्वच्छ भारत मिशन में हम भी अपने विद्यालय को भागीदार बनाएंगे। यह एक कार्यक्रम आप भी अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपके स्तर पर आगे बढ़ते हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपने देखा होगा, एक तरफ सरकारी नियुक्तियां सरकार के स्तर पर व्यापक पैमाने पर की गई, तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी की अनंत संभावनाओं को लेकर के सरकार आई। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सुरक्षा में सेंध लगती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं माना जाता था, दंगे यहां की पहचान बनते थे, भ्रष्टाचार यहां की पहचान बनती थी, अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। जो पहले से निवेश किया था वो यहां से प्लान कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश देश के निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बना है। एक तरफ बड़े पैमाने पे लोग निवेश कर रहे हैं,
लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले इसी वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 38 लाख करोड़ का आप अनुमान करिए, 38 लाख करोड़ अगर जमीनी धरातल पर उतर जाए, 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ 10 लाख। एक तरफ यह, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर जिस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, मैंने पहले भी कहा कि देश का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश, उसका प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश। हमारे जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इसमें भारी बढ़ोतरी हुई। हम लोग जब 17 में आए थे तो बामुश्किल 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक श्रद्धालु विभिन्न स्थलों पर आकर के दर्शन करते थे या पर्यटक आते थे। आज ये संख्या बढ़ करके एक वर्ष में 30 करोड़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक पर्यटक आता है तो पर्यटक केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आता है। देखिए रोजगार कितना सृजित करता है। वो आएगा, कोई टैक्सी लेगा, किसी होटल या किसी धर्मशाला में रुकेगा, खाना वहीं खाएगा, किसी मंदिर में जा रहा है तो फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, सामान भी खरीदेगा। यानी कितने लोग जुड़े हुए हैं। टैक्सी वाले को रोजगार मिला, होटलर वाले को कार्य मिला, रेस्टोरेंट वाले को भी कार्य मिला। जहां पर जा रहा है, जो चीज खरीद रहा है और उससे प्राप्त होने वाला टैक्स, वह भी सरकार के पास आता है, याद रखना। और यही टैक्स फिर प्रदेश के विकास में खर्च हो पाता है। एक व्यवस्था कैसे चेन जुड़ी हुई एक दूसरे से, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही कार्यक्रम आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये प्रयास हो सकते हैं, 6 वर्ष में परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई कारण नहीं कि अगर सामूहिक रूप से प्रयास होंगे तो उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था न बन जाए। लेकिन इसके लिए अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश तो शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, लोगों से पूछिए, वे कहते हैं साहब पुराने शिक्षक हमारे उत्तर प्रदेश से ही आए थे। आप किसी अन्य अगल बगल के राज्य में जाइए, बड़े पैमाने पे आपको पुराने समय में, आजादी के समय में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। इसका मतलब शिक्षा का केंद्र था उत्तर प्रदेश। हमें फिर से उस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शासन की नीतियों को उसमें समाहित करना, नवाचार का केंद्र अपने शिक्षण संस्थान को तैयार करना और अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक बड़ी फौज खड़ी करने की तैयारी हमारे अपने शिक्षण संस्थान बन सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश शासन की भावनाओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव को लेकर कई तरह के पहल करने की ज़रूरत है, कई तरह के मंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद राजनीति इतनी गहरे तौर पर पैठ बना चुकी है सभी क्षेत्रों में। हालात यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्षेत्र भी राजनीति से अलग नहीं हो पाया है और इसकी वजह से भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें राजनीति की वजह से ही हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ये राजनीति खत्म होगी और शिक्षा क्षेत्र को कम से कम इससे दूर रखा जाएगा, वंचित रखा जाएगा और शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।